Yes, sir. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? सुभाष, विशाल, सौरभ, राजा, आर्या, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, फिर क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ बेटा, थोड़ा सा लेट हो गई है क्लास, सॉरी फॉर लेट। कभी कभार ये हो जाता है। चलिए, अच्छी चल रही है। जय श्री राम। जय श्री राधे। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छा, सब कुछ ओके है ना? जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज क्या है, आपको एक डीपीपी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी जाए, वो ये है कि आपको जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आप पीवाईक्यू से एनालिसिस करके देखिए कि यहां से जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज बेटा, पढ़ने के लिए बहुत सारा डिटेल सिलेबस है। लाइक हमारे सर हमेशा एक चीज कहते थे कि प्रिपरेशन में क्या हमें पढ़ना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें स्किप करना है। एम के खान, चलिए, तो आज वैसे भी हम क्या है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो समय को जाया नहीं करेंगे ज्यादा। हम अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं। हर हर महादेव। महादेव की तो मैं भक्त हूं। चलिए, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए कंटेंट को लेके, है ना। कुछ बच्चों की कंप्लेन भी गई है कि कंटेंट सफिशिएंट नहीं है। मैं बता रही हूँ भाई, मैंने पेपर देखे हैं, सॉल्व भी करवाए हैं। आप लोग भी पीवाईक्यू देखिए, कंटेंट क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। पीएचडी कर सकते हैं आप बायो पे। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी क्लास पे। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा था? वाह, नाइस कलर। बायोलॉजी, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रजनन। प्रजनन की अगर बात करें तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा था? एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा था। जंतु, हाँ ठीक है, जंतु प्रजनन तंत्र पढ़ाया जा रहा था। जंतुओं में अगर हम बात करें तो लोअर ग्रेड के जो एनिमल थे उनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। अगर हम हायर ग्रेड एनिमल की बात करेंगे तो किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंचे थे? हम हायर ग्रेड एनिमल की बात कर रहे थे जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन को कैटेगराइज किया गया है मेल तथा फीमेल में। ठीक है, महिला और पुरुष में, जिसमें हम क्या कर रहे थे? पुरुष प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे, जहां पे हमने पुरुष प्रजनन तंत्र में, उसके प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं इनके बारे में पढ़ा था। उन अंग की डिटेल पार्ट्स हमने जाने थे। और अगला हमारा क्या था कि मेल
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, मेल में अगर हम गैमेट सेल्स की बात करेंगे, युग्मक सेल की अगर हम बात करेंगे, तो वो क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं। वो बनते कैसे हैं? आज हम यही पढ़ने वाले हैं। मेल में जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो कैसे बनते हैं, उनके बनने की प्रक्रिया क्या है, और वो कहाँ बनते हैं, स्टोर कहाँ होते हैं, बनने के बाद वो किन वाहिकाओं द्वारा, कौन सी वो डक्ट्स हैं जिनके माध्यम से वो क्या है, टेस्टिस से, ब्रशर से, जहां पे स्टोर होना होता है वहां तक पहुंचता है, और कैसे वो इजेकुलेट होता है, बाहर आता है। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास, तो हम चलते हैं। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। ये कलर विजिबल है? चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। बीपीएससी की अगर आप बात कर रहे हैं और नींद बहुत आती है, क्या करें? देखिए, जब इरादे मजबूत होते हैं ना, तो नींद वींद नहीं आती है। और ये बीमारी, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आपको नींद आ रही है, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए। बीपीएससी में बाकी बहुत कम समय है, और बीपीएससी वाले बैच में वन डे 1 चैप्टर का टारगेट सेट किया है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा चल गया है 2-3 दिन, अदरवाइज वन डे 1 चैप्टर का टारगेट सेट किया है बीपीएससी में। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, शुक्राणु जनन। जेनेसिस मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण, किसी भी चीज का फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगली बात ये है कि स्पर्म बनने, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन तो बोलते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये प्रक्रिया कहाँ होती है? अगर आपसे ओवरऑल क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन में बहुत बार होता है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन भी मिल सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तो वहां पे आप ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने ये बताया था। आपको थोड़ा कॉमन सेंस, अगर मान लीजिए वहां पे स्पर्मेटोगोनिया नहीं दिया गया है, ब्रशर दिया गया है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? ब्रशर, क्योंकि ब्रशर के अंदर ही क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत बार अभी अभी स्टार्ट किया है। हाँ बिल्कुल, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एनटीपीसी का आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि मेल यानी कि पुरुष में शुक्राणु जनन कहाँ होता है, और वहां पे अगर स्पर्मेटोगोनिया या नर जनन कोशिकाएं लिखी है ना, मेल जर्म सेल मतलब क्या है? नर जनन कोशिकाएं। अगर मान लीजिए वहां पे नर जनन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया नहीं दिया गया है, शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया को बोलते हैं, अगर वहां पे ब्रशर दिया गया है तो ब्रशर आंसर लगाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे? ब्रशर यानी कि टेस्टिस के अंदर ही ये क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी। अभी आपको बताएंगे डिटेल में कि जो आपका ब्रशर है वहां पे स्पर्मेटोगोनिया सेल कहां पे होती हैं। चलिए एक चीज तो क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहां पे होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल जिनसे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कहां बनते हैं? किससे बनते हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल या मेल जर्म सेल को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नर जनन कोशिकाएं। नर जनन कोशिकाएं, है ना। सेंटेंस या वर्ड से ही बहुत सारी चीजें हमें क्या है? क्लियर हो जाता है। आपको फिर से एक बार बता दें, अगर नर जनन कोशिकाएं आंसर में नहीं है, ब्रशर है, तो आपको ब्रशर लगाना है, क्योंकि ये नर जनन कोशिकाएं कहां पे पाई जाएंगी? ब्रशर में पाई जाएंगी। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल, एक स्पर्मेटोगोनिया की हिंदी भी लिख लीजिएगा, शुक्राणु जन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु जन बोलते हैं। एक शुक्राणु जन कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 शुक्राणु बनेंगे। कितने शुक्राणु बनेंगे? 4 शुक्राणु बनेंगे। ये आपको क्या है? याद रखना है। आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए, हमें 4 जायगोट बनाने हैं,
ठीक है, हमें 4 क्या बनाने हैं, जायगोट बनाने हैं। तो 4 जायगोट बनाने के लिए कितनी स्पर्मेटोगोनिया सेल चाहिए तथा कितनी oogonia सेल, कितने शुक्राणु जन कोशिकाएं चाहिए तथा कितनी अंडाणु जन कोशिकाएं चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। आगे चल के क्लियर करते हैं इसको। देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको बताया गया है, हाँ बेटा फर्स्ट स्लाइड, 250 स्पर्मेटोगोनिया नहीं बताई थी, कंफ्यूज नहीं होना है। 250 कंपार्टमेंट बताए थे टेस्टिस के अंदर, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हैं। और एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं। उन टिब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल तथा सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो कि स्पर्म बनाएंगे, सर्टोली सेल जो क्या करेंगे, स्पर्म जो बन रहा है, शुक्राणु जो बन रहा है, उसको पोषण प्रदान करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए। पाथवे और पूछा जाता है। आज आपको डीपीपी में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पाथवे पूछा गया है। पाथवे बहुत बार पूछा जाता है कि स्पर्म जो शुक्राणु है वो कहाँ बनता है और कैसे उसका ट्रांसफर होता है, पहले वो कहाँ जाता है फिर वो कहाँ जाता है। तो इस तरह से पाथवे पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछा जाता है। ठीक है, वो लिख देंगे टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद वो सेमिनल वेसिकल लिख देंगे, उसके बाद वो क्या लिख देंगे, यूरिथ्रा लिख देंगे। इस तरह से वो लिखते हैं ऑप्शन में। और इसका सीक्वेंस वो क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। P/Q में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी चलिए, बिल्कुल बेटा, चलिए आते हैं आगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो टेस्टिस आपको दिख रहा है, जो वृषण आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपका शुक्राणु बनेगा। बनने के बाद उसका ट्रांसफर कैसे होगा, एक एक चीज आप देख लीजिए, फिर आपको क्या है बनने की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं। सबसे पहले ये जो कंपार्टमेंट है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। साइड में कर रहे हैं ना, चलिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा अभी भी। वापस आते हैं। ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस को हम यहां बाहर लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक टेस्टिस है। हमने क्या किया है, इस टेस्टिस को उठा के यहाँ बाहर रखा हुआ है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था बेटा कि इस टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होंगे, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 250 वृषण कोष होंगे, 250 वृषण कोष होंगे। एक वृषण के अंदर 250 क्या होंगे, वृषण कोष होंगे। ठीक है, 250 क्या होंगे, वृषण कोष होंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक वृषण कोष को कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा। 250 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करिए, फिर 3 में 4 का मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस एक वृषण कोष को बाहर उठाएंगे, क्योंकि हर एक वृषण कोष के अंदर क्या होंगी, स्पर्मेटोगोनिया सेल होंगी। और हर एक वृषण कोष के अंदर क्या हो रहे होंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रहा होगा, स्पर्म बन रहा होगा, शुक्राणु जनन हो रहा होगा। तो हम एक वृषण कोष को बाहर निकालते हैं। आपको ये समझ में आ गया, ये टेस्टिस है, टेस्टिस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वृषण बोल रहे हैं। इस वृषण के अंदर 250 क्या होंगे, वृषण कोष होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर लेते हैं, एक वृषण कोष को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वृषण कोष को बाहर निकालते हैं। पीछे वाला डायग्राम आपको क्लियर था। हमने क्या किया है, एक वृषण कोष को बाहर निकाला है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस एक वृषण कोष में आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है। आप पैरेलली बनाते रहिए, है ना। क्या पूछना चाह रहे हैं, किंग कुशवाहा? हाँ, कोष, कोष तो हिंदी का वर्ड है। कोष मतलब चैम्बर, है ना। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी घर है तो उसमें कमरे बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक जो पूरा का पूरा वृषण है उसमें बहुत सारे कमरे हैं, कोष हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हाँ स्वाति, चलिए वापस आते हैं। ये क्या है,
डायग्राम आपको इसलिए कि डायग्राम से समझा रहे हैं जिससे कि क्या है, चीजें आपको समझ आ जाए। अगर एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, फ्रेम कर लेंगे, है ना। चलिए, ये क्या है, एक ब्रशर कोश। अभी ये टेस्टिस नहीं है, ये ब्रशर नहीं है। ब्रशर के अंदर जो 250 कंपार्टमेंट बताए थे उसका एक कंपार्टमेंट है, ये एक ब्रशर कोश है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक ब्रशर कोश। ये हमारा क्या है, एक ब्रशर कोश। अब इस एक ब्रशर कोश के अंदर अगर आप जाएंगे तो सेमिनिफेरस नलिकाएं होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, सेमिनिफेरस नलिकाएं। कितनी होती है, एक ब्रशर कोश में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। 2 से 3 क्या होंगी, सेमिनिफेरस नलिकाएं। ठीक है, इस तरह से 2 से 3 क्या होंगी, आपकी सेमिनिफेरस नलिकाएं होंगी। क्या होंगी, 2 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं होंगी। ठीक है, 2 से 3 क्या होंगी बेटा, सेमिनिफेरस नलिकाएं। ये मैं आपको थ्योरी में लिखा चुकी हूं कि एक जो आपका ब्रशर कोश है उसमें कितनी सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं, 2 से 3। इस फिगर में कुछ नहीं है। अच्छा, इरेज नहीं करना है तो फिर हमें थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। चलिए हम यहां फिर से बनाते हैं एक बार। ये क्या है, हमारा टेस्टिस है, जिसमें ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला है ये क्या है, आपका ब्रशर है। और ये जो कंपार्टमेंट है ये क्या है, ब्रशर कोश है। अब इसी एक ब्रशर कोश को, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। इसी एक ब्रशर कोश को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इस एक ब्रशर कोश को यहाँ पे निकाल लिया है। अब इस एक ब्रशर कोश के अंदर 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। जब हम सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर जाएंगे तो हम इनमें क्या देखेंगे बेटा, 2 तरह की कोशिकाएं देखेंगे। ठीक है, पहली हमारी क्या होंगी, शुक्राणु जन कोशिकाएं होंगी। पहली हमारी क्या होंगी, शुक्राणु जन कोशिकाएं होंगी। स्पर्मेटोगोनिया इंग्लिश में जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर क्या बोलेंगे, नर जनन कोशिकाएं। बहुत कुछ होता है मानव शरीर के अंदर। जब आप एक एक सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस शरीर के अंदर जो हमें देखने में बहुत नॉर्मल लगता है, हमारी एक्टिविटीज बहुत नॉर्मल रह रही हैं, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा होता है, कैसे कैसे हो रहा होता है। हाँ, थोड़ी सी विश्वजीत, 2-3 ही क्यों होती हैं? देखिए, ये तो इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, है ना। जैसा शरीर बना, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो गई वैसे हो गई। मान लीजिए आप ये पूछेगी कि मैम नाक यहीं पे क्यों है, तो ये तो नेचुरल चीजों का इवोल्यूशन हुआ है, चीजें इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया यानी सॉरी एक सेमिनिफेरस नलिकाएं, ये जो आपको इस तरह से दिख रही हैं ये स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, जहां पे इस तरह से फ्लूइड रहता है, ये भी आपको बताएंगे। डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, है ना, और इसको रफ नहीं करेंगे, बाद में अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये जो पिंक कलर की है ये आपकी क्या है, हिंदी में लिखते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस नलिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं। पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस आज आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर जाएंगे, 2 तरह की कोशिकाएं दिखेंगी। ग्रीन कलर की जो दिख रही है ये आपकी क्या है, नर जनन कोशिका, मतलब कि शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं। ठीक है, ग्रीन कलर की जो कोशिकाएं हैं ये आपकी क्या है, नर जनन कोशिकाएं, नर जनन कोशिकाएं। ठीक है, इनके बगल में अगर आप देखेंगे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं नहीं, 2 तरह की कोशिकाएं होते हैं। हाँ, भगवान भी इसी शरीर के अंदर होते हैं। चलिए आते हैं वापस। नर जनन कोशिकाएं, एक सेमिनिफेरस, बार बार बोल रही हूं क्योंकि बोलते समय एक चीज अगर आप बार बार बोलेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। बार बार बोल रही हूं जिससे कि आपको क्या है, थोड़ा क्लियर हो। फिर से एक बार देख लीजिए, एक ब्रशर है, ब्रशर के अंदर 250 क्या है, ब्रशर कोश है। एक ब्रशर कोश को हमने यहाँ पे जूम आउट किया है। जब जूम आउट किया है तो हमने क्या देखा, इस ब्रशर कोश के अंदर 2 से 3 क्या है, हमारी सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं। इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं।
पहली जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई है वो क्या है बेटा, पहली जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई है वो क्या है, नर जनन कोशिकाएं। ये क्या करेंगी, शुक्राणु का निर्माण करेंगी। और दूसरी जो येलो कलर से आपको दिखाई गई है ये क्या है, आपकी सर्टोली कोशिकाएं, जो क्या करेंगी, स्पर्म जो बन रहा होगा, शुक्राणु जो बन रहा होगा उसको पोषण प्रदान करेंगी। ये जो येलो कलर की है इसको कहां पे मेंशन करें, यहां करते हैं, ठीक है। ये विजिबल नहीं है। ये जो येलो कलर वाली कोशिकाएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सर्टोली कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं, ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करेंगी, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगे। यहीं पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगी। मान लीजिए स्पर्म बन रहा है, किसी चीज की वृद्धि होती है, आप ही ग्रो कर रहे होते हैं, आपकी वृद्धि और विकास हो रहा होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मल न्यूट्रिशन के आप शिकार हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। देखिए इससे ज्यादा डिटेल और आप क्या ही पढ़ेंगे, है ना, इससे ज्यादा डिटेल आप और क्या ही पढ़ेंगे। राहुल, अभी मैं डिस्कस करती हूं आपके क्वेश्चन पे। चलिए अब क्या होगा, ये जो हमारी नर जनन कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगी, अब स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ हार्मोन्स भी चाहिए होते हैं। वो हार्मोन्स कहां पे पड़े होंगे, ये फिर से लेती हूं एक बार, ये जो आपको दिखाया गया है फ्लूइड, ठीक है। आप देखेंगे तो सेमिनिफेरस नलिकाएं इस तरह से होती हैं वृषण कोश के अंदर, इनके बीच में स्पेस होता है, क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है। इस जगह में क्या है, एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में सेल होती हैं। ये सेल क्या करती हैं, ये सेल क्या करती हैं, दो तरह के हार्मोन बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन, FSH तथा LH, टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखते हैं, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, हॉच पॉच तो नहीं हो रहा है, डायग्राम समझ में आ रहा है। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टीडियल स्पेस। इंटरस्टीडियल स्पेस, इस इंटरस्टीडियल स्पेस में क्या होती है, इंटरस्टीडियल कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा, इंटरस्टीडियल कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करेंगी, ये कोशिकाएं क्या करेंगी, टेस्टिकुलर हार्मोन। हॉच पॉच हो रहा है क्या, रिपीट कर दीजिए प्लीज मैम दोबारा बताओ प्लीज। देखिए अभी मनोज कुमार वो कर रहे हैं कि ये बहुत डीप हो रहा है। आपके बैच से एक कंप्लेन थी कि मैम डीप नहीं पढ़ाती हैं, देन आई वाज लाइक कि एटलीस्ट आपको प्रोसेस समझा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इस डायग्राम से क्या करना था, रिलेट करना था। एक्चुअली इस डायग्राम से क्या करना था, रिलेट करना था। चलिए आई विल मैनेज इट, आगे चलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपके जो वृषण होते हैं उन वृषण में 250 वृषण कोष होते हैं। एक वृषण कोष के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। एक वृषण कोष के अंदर क्या होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें क्या होता है, एक वृषण कोष के अंदर जाएंगे तो 3 आपको सेमिनिफेरस नलिकाएं देखने को मिलेंगी। एक सेमिनिफेरस नलिका के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं। 2 सेल नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, 2 तरह की सेल होती हैं, जिनमें से ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, नर जनन
कोशिकाएं जो कि शुक्राणु का निर्माण करेंगी। दूसरी आपकी क्या है, सर्टोली कोशिकाएं, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। साथ ही साथ ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टीडियल कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है, एक जो मेल जर्म सेल है यानी कि नर जनन कोशिका, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी क्लियर है ना? आप एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं श्योर नहीं हो रही हूं कि आप लोगों को क्लियर है। ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल, मेरा भी मोटिव वही है कि एग्जाम को देखते हुए आपको पढ़ाना है। हाँ चलिए ठीक है, अभी मैं आती हूँ। मुझे लग रहा है ये ज्यादा डिटेल हो रहा है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना? चलिए बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, इस एक नर जनन कोशिका को उठा के बाहर ले जाएंगे, देन हम वहां पे क्या करेंगे, शुक्राणु बनाएंगे, और इस एक कोशिका से, इस एक नर जनन कोशिका से क्या होंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। आइए आगे देख लेते हैं। फिर वापस से हम इस स्लाइड पे आएंगे कि 4 स्पर्म बनने के बाद कैसे ट्रांसफर होंगे। इन दोनों को थोड़ा रिलेट करना था, इसलिए एक पेज पे हमने रखा हुआ था। आगे अगर हम चलेंगे तो हमने क्या देखा है कि एक हमने स्पर्मेटोगोनिया लिया है। हमने क्या लिया है, एक देखिए स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल वर्ड है। अगर हम इसका सिंगुलर यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया, एक नर जनन कोशिका लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा आपको एक बात बता दी जाए कि मेल में, पुरुष में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो शुक्राणु जनन होता है, क्या हुआ राहुल? हाँ हाँ, वृषण कोष में होगा। वृषण कोष के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाएं, उसके अंदर आपका क्या होगा, मेल जर्म सेल्स यानी कि नर जनन कोशिकाएं। क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम। ओके बेटा, हिंदी, इन सब की हिंदी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार मनीष, ओके ओके ओके। चलिए वापस आते हैं, थैंक यू। वापस अगर आएंगे तो हमने क्या देखा है, ये जो गोल गोल आपको दिख रही है, पीछे वाले डायग्राम में जाइए और देखिए कि ये जो गोल गोल है, ये कौन सी संरचना है, वृषण कोष के अंदर, सेमिनिफेरस नलिका के अंदर जो ग्रीन कलर की कोशिका हमने बनाई थी, हरे रंग से जो कोशिका बनाई थी, जिसे हम नर जनन कोशिका बोलते हैं, उस कोशिका को उठा के हम यहाँ लेके आए हैं और देख रहे हैं कि इस एक नर जनन कोशिका से कैसे 4 शुक्राणु बन रहे हैं। आपको पता है कि पुरुष में जो स्पर्म फॉर्मेशन है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, वो टिल द ओल्ड एज, ठीक है, बुढ़ापे तक रहती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है, तो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो खत्म नहीं होंगी। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु जन कोशिकाएं जो है वो खत्म नहीं होंगी। खत्म कैसे नहीं होंगी, क्योंकि एक स्पर्मेटोगोनिया पहले क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए, सपोज करिए ये आपकी क्या है, एक स्पर्मेटोगोनिया, एक नर शुक्राणु जनन कोशिका है। पहले ये क्या करेगी, 1 से 2 कोशिकाएं बनाएगी। पहले ये क्या करेगी, 1 से 2 कोशिकाएं बनाएगी, एक कोशिका को सुरक्षित कर देगी आगे शुक्राणु जनन के लिए, और एक कोशिका से ये क्या बनाएगी, 4 शुक्राणु बनाएगी। एक कोशिका को ये सुरक्षित कर देगी फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस, दोबारा शुक्राणु जनन के लिए, और एक कोशिका से ये क्या करेगी, 4 स्पर्म बनाएगी। ठीक है, तो ये वाली कोशिका, वो कोशिका, एक हमने क्या लिया, नर शुक्राणु जनन कोशिका ली। ये कोशिका पहले माइटोसिस करेगी, जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे आपको पढ़ा देंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनती हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या एक समान रहती है। मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4, क्लियर नहीं दिख रहा है, मियोसिस में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। अभी ठीक है, अभी ये ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल
सबसे पहले क्या होगा, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। और माइटोसिस करके 1 से 2 सेल बनाएगी, 1 से 2 सेल बनाएगी। यहां पे क्या हो रहा होगा? माइटोसिस हो रहा होगा। माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। पहले क्या हो रहा होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इसका बेनिफिट क्या है? समसूत्री विभाजन क्यों होता है? क्योंकि इसको क्या है, फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन करना है। तो शुक्राणु जनन के लिए ये क्या करेगी? एक कोशिका को सुरक्षित कर देगी और दूसरी जो कोशिका होगी वो क्या करेगी? स्पर्म बना लेगी। ठीक है, अब हम इसको तो अलग कर देते हैं। हमें यहाँ पे पता चल गया है कि सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगी वृषण कोश के अंदर। आपको बता दें, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि नर जनन कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो यहां तक तो गुणसूत्रों की संख्या, ये जो शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, यहां पे लिखिएगा, स्पर्मेटोगोनियम को ऊपर लिखते हैं शुक्राणु जन कोशिकाएं। देखिए ये यहां पे ऐसे है तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, है ना, डायग्राम में स्पेस कम है। शुक्राणु जन कोशिकाएं, इन शुक्राणु जन कोशिकाओं में बेटा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46 होंगे। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद वो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाने के लिए जाएगी उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, प्रथम शुक्राणु जन कोशिका बोलेंगे। ठीक है, प्रथम, प्राथमिक या बोल सकते हैं प्राथमिक शुक्राणु जन कोशिका। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? मियोसिस जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मियोसिस एक बार में नहीं होता है। मियोसिस प्रोसेस जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 बार में होता है। पहले एक कोशिका से 2 बनती हैं, फिर 2 से 4 बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में डायरेक्ट एक कोशिका से 4 कोशिका नहीं बनती हैं। अंशु शादी के लिए बोल रहे हैं तो सिलेक्शन ले लीजिए ना, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। स्पर्म आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। समसूत्री विभाजन, सेल डिवीजन में देखिए, सेल डिवीजन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अभी के लिए आपको समझना है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं और वो जो 2 कोशिकाएं बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या रहती है? बराबर रहती है उस कोशिका की जिससे वो बनी है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो 4 कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और इन चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जिस कोशिका से ये बनती है उसकी कंपैरिजन में। लेकिन ये जो 4 कोशिकाएं हैं ये एक बार में नहीं बनती हैं। पिंटू कुमार, चलिए अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखती हूं, एटलीस्ट हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर कर लें। ओके, तो अब क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं, इनमें मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी। और जैसे ही मियोसिस की बात आती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री वर्ड किसके लिए है? गुणसूत्रों के लिए। अर्ध मतलब क्या है? आधा हो जाना। जैसे ही मियोसिस की बात आती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं? n यानी कि आधे होते हैं। ठीक है, n का मतलब यहां पे 23 है, 46 को हम 2n लिखते हैं। ठीक है, तो अब इस एक से 2 कोशिकाएं बनी, फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो इन 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं पहले बनेंगी, राउंड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, गोल कोशिकाएं बनेंगी, गोल शुक्राणु कोशिकाएं बनेंगी। फिर ये गोल शुक्राणु कोशिकाएं मैच्योर होके, ठीक है, तब तक ये कहां पे होंगी? तब तक ये कहां पे होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होंगी। ये न्यूट्रिशन ले रही होंगी गोल जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं, किससे? सर्टोली कोशिकाओं से। फिर धीरे धीरे ये मैच्योर होकर क्या बना लेंगे? स्पर्मेटोजोआ बना लेंगे, यानी कि स्पर्म बना लेंगे, शुक्राणु बना लेंगे। अच्छा, इसकी हिंदी लिखनी है? अगर मैं इस साइड लिखूं तो चलेगा? इसकी हिंदी मैं इसके सामने इधर लिख दूं तो चलेगा?
वही तो बता रही हूँ बेटा, ऐसे बनता है। आपको पीछे बताया था ना, वो कोशिका, एक कोशिका से पहले वो दो कोशिका बनाएगी, एक कोशिका स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, दूसरी कोशिका फर्दर सुरक्षित हो जाएगी दोबारा शुक्राणु जनन के लिए दौड़ेगा। मैम चलिए, अच्छा वैसे कोशिश करती हूँ कि यहीं पे लिख दूं, है ना, ये जो हमने ड्राइंग बनाई है इसको रफ करके हम यहीं पे लिखते हैं। प्राथमिक प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं, ठीक है। द्वितीयक, अब देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे ही मियोसिस की बात आएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। गोल शुक्राणु कोशिकाएं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटेड या स्पर्म एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया है, शुक्राणु हो गया है। अब आगे आप चलेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि चार आपके क्या बन चुके हैं, स्पर्म बन चुके हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप ये बता दीजिए कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर जो मेल जर्म सेल यानी कि नर जनन कोशिकाएं हैं, उनसे क्या बना लिया हमने, चार स्पर्म बना लिए हैं। अब इस स्पर्म की संरचना हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैच्योर होके पहले ये सेल बनेंगी और बाद में ये क्या होगी, सर्टोली कोशिकाएं जो इन्हें पोषण दे रही है उससे पोषण लेके, प्लस साथ ही साथ आपके जो मेल सेक्स हार्मोन है उनसे ये क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, और परिपक्व होके ये क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। अब एक स्पर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं जूम आउट करके कि ये जो एक स्पर्म है ये कैसा दिखेगा, इसके कितने भाग होते हैं। ये जो एक स्पर्म है ये कैसा दिखेगा, इसके कितने भाग होते हैं। हमारा समय हो रहा है, हम अभी आपके देखते हैं कमेंट्स थोड़ी देर में, ओके। अभी हम आपके कमेंट्स देखते हैं। हाँ, टाइम के बारे में आपको बताया जाएगा, 1 मिनट आप रुकिए, हम थोड़ा सा कवर करते हैं। अगर हम एक शुक्राणु को यहाँ पे जूम आउट करके देखेंगे, जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नॉर्मल आप नहीं देख सकते हैं, नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते हैं। चलिए एक बार आपको प्रोसेस समझा रही हूं, अगर एक बार आपको प्रोसेस समझ में आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वगैरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, देन आप क्या होगा, इजीली आप बता पाएंगे, है ना। अब मान लीजिए स्पेशल बायो ही पढ़ा रही हूं तो एटलीस्ट आपको इतना क्या है, कंफर्म कर दूं। कुछ लोग कहते हैं वैसे मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम डीप पढ़ाइए, कुछ कहते हैं मैम डीप मत पढ़ाइए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अब मैं चलूंगी, मुझे लगता है जितना ठीक है मैं उतना दूंगी, क्योंकि मैं PYQ के एनालिसिस से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक स्पर्म को अगर हम बाहर लेके आएंगे, माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि शुक्राणु हमें कुछ इस तरह से दिखता है। शुक्राणु के हम चार पार्ट देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, ये जो दिख रहा है इसको हम हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। हेड के जस्ट नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसको हम नेक बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल पीस बोलेंगे, और लास्ट में ये जो दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। स्पर्म के कितने पार्ट हैं, यूथ पब्लिकेशन इज द बेस्ट। चलिए इसको हम, इसके कितने भाग हैं, स्पर्म के चार भाग हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, और लास्ट में क्या है, टेल है। अच्छा आपने देखा है कि क्या होता है, इस शुक्राणु जो है वो कहां जाता है, फीमेल वेजाइनल, ठीक है, फीमेल की वेजाइना में। तो वो कैसे जाता है, वो उसके अंदर पैर तो है नहीं, लोकोमोशन कैसे करता है, कैसे वो वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, बाय द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है। टेल क्या करता है, मोबिलिटी, आवागमन, यानी कि मोबाइल करने में, चलने में मदद करता है, ठीक है। वापस आते हैं, अब आप देखेंगे इसका जो हेड है, ओ नो, इसका जो हेड है, हेड पे क्या होगा, एक कैप लाइक संरचना होगी। क्या होगी, एक कैप लाइक संरचना होगी। जैसे आप हेड पहनते हैं ना, टोपी जिसको बोलते हैं, कैप बोलते हैं। हाँ, स्पर्म जो है वो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है लड़कों में बनना, और टिल द ओल्ड एज तक बनता है। आगे सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, वहां पे ये लिखा हुआ है कितने साल तक बनता है, बुढ़ापे तक बनता है। प्यूबर्टी यानी कि जो आपकी प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था, ठीक है, वयस्क अवस्था, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं, उससे बनना स्टार्ट होते हैं। चलिए
तो आप देखेंगे कि स्पर्म के सिर पे क्या होता है, एक हेड लाइक कैप लाइक संरचना होती है जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आप फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, निषेचन में पढ़ेंगे आगे, इसके आगे वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। इसके 23 क्रोमोसोम प्लस जो महिलाओं में एग होता है, अंडा होता है, उसके 23 क्रोमोसोम, जब ये दोनों 23 क्रोमोसोम आपस में फ्यूज करते हैं तो बनता है जायगोट। और जायगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप याद करिए, कोशिका में आपको क्या पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है। स्पर्म रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद कहां जाएगा, वेजाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है, योनि में, और वहां से कहां जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। यहां से यानी कि योनि से, वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए स्पर्म शुक्राणु को क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी, ठीक है। मोबाइल करने के लिए, मोटिलिटी के लिए, गमन के लिए उसको क्या चाहिए होगी, ऊर्जा। और वो ऊर्जा उसे कौन दे रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं। बाकी तो आपको पता है, टेल, टेल को हम फ्लैजिला बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, फ्लैजिला बोलेंगे। 18, चलिए प्यूबर्टी एज से होता है 18। आगे अगर हम चलेंगे, अब हम पीछे आते हैं, हमने क्या कर लिया है, स्पर्म बना लिया है। कहां पे बनाया था, स्पर्म कहां पे बनाया था, रिप्लाई करिएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अनुज चौधरी, टाइमिंग चेंज करने के लिए। ये ऑब्जर्वेशन तो बेटा जब आप माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करेंगे तब पता चलेगा आपको, है ना। आप न्यूक्लियस टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम, ये डीप क्या है, ये डीप ऑब्जर्वेशन है ना। जब आप माइक्रोस्कोप से जाके उसका पूरा निरीक्षण करेंगे तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज एक जैसे बाद में बताती हूँ आपको। हाँ, स्पर्मेटोगोनिया में हमने ये स्पर्म कहाँ बनाया था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ थी, टेस्टिस में। अब हम एक बार थोड़ा सा वापस चलते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपको बताया ये कहाँ हो रहा है, इस टेस्टिस के अंदर हो रहा है। इस टेस्टिस में हमने क्या किया, स्पर्म बना लिए। अब ये स्पर्म सबसे पहले क्या होगा, रेटे टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर जो नलिकाएं होंगी वहां जाएगा, और फिर उन नलिकाओं के बाद कहाँ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। इस रेस्टेड टेस्टिस के बाहर दूसरी नलिकाएं होंगी, ठीक है, इनमें जाएगा, जिनको हम क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद कहां जाएगा, एपिडेडेमस में जाएगा, और एपिडेडेमस, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको बताया गया था, अधिवृषण जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये जो इस तरह से आपको दिख रहा है डार्क कलर, इसको हम क्या बोलेंगे, अधिवृषण बोलेंगे। यहां से जो शुक्राणु होगा वो बाद में कहां चला जाएगा, ये जो डक्ट आपको दिख रही है जिसको हम वासा डिफरेंसिया बोलेंगे, ये डक्ट शुक्राणु को कहां लेके जाएगी बेटा, सेमिनल वेसाइकल, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसाइकल। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, सेमिनल वेसाइकल, जिसको हम क्या बोलेंगे, वीर्य पुटिका बोलेंगे, ठीक है। वीर्य पुटिका मतलब यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु का संग्रह होगा, स्टोरेज होगा। स्पर्म बनने के बाद कहाँ पे चला जाता है स्टोरेज के लिए, सेमिनल वेसाइकल, वीर्य पुटिका। ये पूरा का पूरा हिंदी में लिख देंगे, अभी टाइम ओवर हो रहा है, हिंदी लिखने में समय लगेगा। डिफरेंस को कट, वासा डिफरेंशिया को कट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नसबंदी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नसबंदी। बैसेक्टोमी मेल में किया जाता है। हाँ चलिए आते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्राणु का संग्रह होगा। उसके बाद जब आप इंटीमेट कर रहे होंगे तो यहाँ से इजेकुलेट होगा, कहाँ से, ये जो पेनिस है, पेनिस के अंदर क्या होगा, यूरिथ्रा डक्ट होगी, इसके माध्यम से ये क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, इसको एक बार हिंदी में मेंशन करेंगे। अभी क्या है, हमारा समय हो रहा है और हमें समय पता भी नहीं चला स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हम फीमेल, आप क्वेश्चन को नहीं समझाते, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको, संतोष कुमार, नहीं ये किसका है, अनुज चौधरी, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आज आपको डीपीपी मिलेगा, डीपीपी सॉल्व करिएगा।
बाकी क्वेश्चन हम आपके कल रिप्लाई करते हैं। जो भी है टाइमिंग स्पर्मेटोजेनेसिस की आगे आपको मेंशन की गई है। स्पर्मेटोजेनेसिस की टाइमिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस कब से होता है, प्यूबर्टी टिल ओल्ड एज, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, आगे कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपके क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ है आप ये बताइए। इससे पहले जो चैप्टर करवाया था उसके क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या आपको? आप कोई क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास में? नोट डाउन, हाँ अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम इससे क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन क्लियर नहीं करती हूँ, मुझे सिलेबस भी तो कराना है बेटा। अगर मैं क्वेश्चन ही क्लियर कर जाऊंगी। हाँ ट्यूबेक्टोमी, हाँ गुड, उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। सॉल्व नहीं होता है। हाँ क्लियर है, चलिए गुड। तो आगे हम मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, और आगे हम इसी के आगे जो भी प्रोसेस है मेल सेक्स हार्मोन वगैरह, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे, उसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन हम फर्टिलाइजेशन वगैरह आगे चलेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है, आज थोड़ा क्लास भी लेट हो गई थी इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाई हूं मैं। कल के क्लास में बाकी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आज क्लास लेट हो गई, कल से समय पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, अभी समय हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ क्लास करते रहिएगा। अगर आप प्रॉपर क्लास भी कर लेंगे तो यहाँ से क्या है, आपको इतना समझा दूंगी कॉन्सेप्ट कि आपके क्या है क्वेश्चन निकल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवा रही हूँ पैरेलली। आज आपको डीपीपी मिलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप वहां पे जाके चेक करिएगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। ओके थैंक यू सो मच। रजिस्टर क्लास ऑफ करवाना, नहीं नहीं चल रही है अभी क्लास